नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जयनंदन द्वारा लिखित उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी नागरिक मताधिकार यह देखने वाले हैं। अब नागरिक मताधिकार कहानी देखने से पहले जयनंदन का परिचय देखना चाहिए या जयनंदन का व्यक्तित्व एवं कृतित्व जानना चाहिए। लेकिन मैं अलग से एक वीडियो में आपको उनका परिचय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व दे दूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर परिचय और उनकी कहानी देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। इसीलिए मैंने अलग अलग भागों में इसका विभाजन किया है। लेखक का परिचय अलग से एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम इस कहानी को लेकर बात करेंगे, नागरिक मताधिकार इस कहानी को। अब नागरिक मताधिकार इस शीर्षक से ही आप समझ गए होंगे कि नागरिक यानी जो मतदार है या मतदान करने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। और मताधिकार जिसको मतदान करने का अधिकार होता है वो मताधिकार यानी अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का प्रयोग हम किस तरह करते हैं यानी जन जागृति को लेकर या मतदान वोट को लेकर लिखी गई ये कहानी है। लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये कहानी लिखी गई है। और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों को किस रचना या कहानी या उपन्यास को लेकर मुझसे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उपन्यास पर वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि उपन्यास पढ़ने में काफ़ी समय लेता है, तो नोट्स बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। कहानी पर या कविता पर मैं वीडियो बहुत जल्द बना सकती हूँ। आप अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस पर आपको वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो नोट्स ले सकते हैं। हिंदी नेट के पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं कहानी की ओर मुड़ती हूँ। कहानी के प्रमुख पात्रों को पहले हम देखते हैं, फिर हम इस कहानी का परिचय या इस कहानी की कथा वस्तु देखते हैं। कहानी के पात्र में पहला पात्र या इस कहानी का प्रमुख पात्र जिसे हम कहेंगे और नायक कह सकते हैं, मास्टर रामरूप शरण। यह इस कहानी का प्रमुख पात्र है, जो नागरिक शास्त्र का शिक्षक है। यानी एक शिक्षक है और शिक्षक उस विषय को लेकर पढ़ाता है, नागरिक शास्त्र, जहाँ हम व्यवहार में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। उनका बेटा है राजदेव, मास्टर का बड़ा बेटा या बड़ा लड़का। माँ यानी यहाँ मास्टर की पत्नी का माँ के रूप में जिक्र है, उनका नाम यहाँ पर नहीं दिया है। और भी बहुत सारे जो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें पात्र आते हैं, जिसमें जो गांव के कार्यकर्ता है, गांव के मुखिया है, गांव के लोग हैं, बहुत सारे हैं, जैसे वकील वगैरह लोग हैं। तो ऐसे लोगों के सिर्फ नाम आए हैं, उनके द्वारा हम इस कहानी को समझ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा रूप से या मुख्य रूप से इसी पात्रों को लेकर ये कहानी लिखी गई है। इस कहानी का मुख्य विषय ये है कि मतदान या वोट पर लिखी गई ये कहानी है, मतदान पर आधारित ये कहानी है। मतदान किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। मतदान का अधिकार तो 18 साल होने के बाद सबको मिल जाता है, लेकिन मतदान हम कैसे करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। किस तरह करते हैं, किसको करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। मतदान के प्रति समाज में जागृति फैलाने का काम इस कहानी के द्वारा किया गया है। यानी समाज की धारणा कैसे होती है, उस धारणा का चित्रण भी हमें इस कहानी में मिलता है। समाज जागृति की बात है, वोट या मतदान सोच समझकर हमें देना चाहिए, यह इस कहानी की मुख्य विषय वस्तु है। ठीक है, अब कहानी की जो शुरुआत है या कहानी का जो परिचय है हम करते हैं। तो कहानी की शुरुआत मास्टर राम रूप जो है शरण की चिंता से होती है। उनको बहुत चिंता सता रही है कि अब इलेक्शन आ गया है, वोटिंग करनी है। वे अपने छात्रों को आज मताधिकार के बारे में पढ़ा रहे थे। तब से अचानक एक गंभीर जैसे विचार या चिंता में वे डूब गए हैं। घर आते ही उन्होंने अपने बड़े बेटे राजदेव को अपने पास बुलाया और कहा कि गांव के जो मुखिया है, वकील है, या बहुत सारे नाम जैसे इंद्रनाथ सिंह है, ब्रज किशोर पांडे हैं, आदि जो मुख्य मुख्य लोग हैं उनको बुलाया जाए। और बुलाने के लिए कहा जाता है, एक ज़रूरी काम से बुला रहा हूँ ऐसा कहने के लिए भी कहा जाता है। और राजदेव वैसा ही करता है, सबको बुलाने के लिए चला जाता है। मास्टर जी की पत्नी ने उन्होंने अपनी चिंता का कारण पूछा
और कहा कि चिंता क्यों है। तो पत्नी को वो कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि तुम इस बात की ओर ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम जाकर जाओ चाय बनाओ। पत्नी चिढ़ जाती है। उसके हिसाब से पति की नज़र में पत्नी को कोई बात समझ में ही नहीं आती। वो कहते कि तुम्हारे बात ये पल्ले पड़ने वाली नहीं है, समझ में नहीं आने वाली। फिर राम स्वरूप ने जो लोग बुलाए थे नागरिक मताधिकार के बारे में वो बात करते हैं पत्नी से, लेकिन पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि विचार विमर्श करना चाहते हैं। ये कहा, पत्नी चीढ़ कर कहती है कि संस्कृत में बोलिए ताकि मैं समझ जाऊं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि अपना पति क्या कह रहा है और मैं समझूंगी। ये कहकर वह चाय जो है बनाने के लिए चली जाती है। सब लोग आने के बाद, गांव के सब लोग, मुखिया है, वकील है, इंद्रनाथ सिंह है, तो आने के बाद उनको प्रेम और आदर के साथ मास्टर जी उनको बिठाते हैं। राजदेव चाय लाने के लिए गया है। मास्टर जी फिर अपना जो मंतव्य है, अपनी चिंता का जो कारण है, वो बोलना शुरू कर देते हैं। नागरिक मताधिकार के बारे में बात करनी थी। अब नागरिक मता यानी लोगों को ये मताधिकार या अधिकार जो मिला है वोट करने का, इसके बारे में अब इलेक्शन आने वाला है, आप किसको वोट करने वाले हो, जो भी उम्मीदवार हैं उन लोगों को आप किस तरह से वोट देंगे या किसको देंगे, इस तरह की बातें की जा रही है। गांव के लोगों को वो सुनाना चाहते हैं। उल्टा गांव के लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। यह है आपका ज़रूरी काम, ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। गांव वालों की नज़र में मतदान करना ज़रूरी काम कब से हो गया। मतदान आएगा तब देखा जाएगा, इलेक्शन जब आएगा तब देखा जाएगा किसको वोट करना है, क्या नहीं करना है। जिस दिन मतदान होगा उस दिन देखेंगे। अभी से इतनी चिंता क्यों की जाए, या चिंता करना आवश्यक है क्या। संसद का चुनाव होने वाला था और चुनाव प्रचार जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। मैदान में 5 उम्मीदवार खड़े हो गए थे। लोगों ने इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा सोचते ही नहीं हैं। लेखक का ये लिखना वास्तविक है, क्योंकि आजकल इलेक्शन होने के बाद या इलेक्शन जब भी आता है तभी लोग सोचते हैं। यूं ही 5 साल में सोचते तक नहीं है। और मास्टर ने उन्हें समझाया, मतदान तो अपनी अपनी पसंद पर निर्भर करता है और मास्टर जी के हिसाब से विवेकपूर्ण, सटीक या उचित तरीके से जो भी हो अपना वोट देना चाहिए, मतदान करना चाहिए। तो हमारा जो समाज है और समाज का हमारा भूत भविष्य उस पर निर्भर करता है और ये तीनों हमसे जो सुरक्षित करने का अधिकार हमें ये वोट का अधिकार देता है। और वोट करने से हमारा भूत जो था, भविष्य जो होगा और वर्तमान जो है, इस पर निर्भर होता है सुरक्षित होगा कि नहीं होगा। तब लोगों ने उन्हें पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तब मास्टर जी ने उन्हें एक सलाह दी कि 5 उम्मीदवारों का पूरा परिचय करवा लेना चाहिए। कौन उम्मीदवार कैसा है, कौन कैसा नहीं है। अगर हमें परिचय ही नहीं होगा तो हम आंखें बंद करके उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकते। तो फिर सबने अपना अपना फैसला करना चाहिए कि हमें वोट किसको देना है। उम्मीदवार को परखने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मतदाता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उम्मीदवार से ज़्यादा होती है जिम्मेदारी। थोते विज्ञापन प्रचारों की जो चकाचौंध होती है, हमें एडवर्टाइज जैसे दिखा देते हैं, दिखावेबाजी जैसे बैनरबाजी हो, जिससे हमें प्रभावित करते हैं और प्रभावित करने से हम जैसे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि किसको वोट दें, समझ भी नहीं आता। जो दिखता है वो वैसा ही होगा, ज़रूरी नहीं है। और एक ने प्रश्न किया कि देश की 2/3 मूढ़ अनपढ़ जनता के लिए क्या ये संभव है। प्रश्न है, बराबर है। अगर देश में इतने सारे अनपढ़ लोग हैं तो वो क्या समझ पाएंगे कि कौन सा उम्मीदवार कैसा है, क्या नहीं है। क्या इनके तह तक पहुंचने के लिए या इनके पास हमें जाने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और तो मास्टर जी का ये भी कहना होता है कि हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोगों के लिए तो ये संभव है। अनपढ़ लोगों का छोड़िए, अगर बुद्धिजीवी लोग इस बारे में नहीं सोचेंगे तो देश का भला कभी नहीं हो सकता। तो कम से कम बुद्धिजीवी लोगों ने ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए और दूसरों को समझाना भी चाहिए। ऐसा मास्टर जी का कहना था। फिर मुखिया जी ने बहुत ही विरक्त भाव से ठीक है कहा और चारों ओर से जो उनके पास बैठे हुए लोग थे उन्होंने उनका समर्थन किया। मास्टर जी उत्साहित हो उठे और उन्होंने सबके प्रति आभार प्रकट किया। मास्टर जी को लग रहा था कि ये सब लोग मेरी बातें समझ रहे हैं। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा हथियार जो होता है मताधिकार, यानी वोट करने का, मतदान करने का। हमें हमारा राजा
अंधा चुनना है या त्रिकालदर्शी चुनना है, ये हम पर निर्भर करता है। इंद्रनाथ की सुनने की शक्ति जैसे ख़त्म हो चुकी थी। हम समझ गए कोई और दूसरी बात है तो बस बताइए, ऐसा कहकर इंद्रनाथ उठने लगे। एक एक कर सब लोग उनके साथ फिर उठने लगे। मास्टर जी के उत्साह जैसे कम होने लगा, वो खिन्न हो गए। मास्टर जी ने उन्हें समझाने का भरपूर प्रयत्न किया। उल्टा वे लोग मास्टर जी को विचित्र रोग के अधिकारी हो गए, शिकारी हो गए, ऐसी यानी उनकी निंदा करने लगे। मास्टर जी ने उन्हें विनती करते हुए राजू को चाय लाने के लिए कहा और 1 से 4 दिन निकालने के बारे में कहा। मतलब उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 दिन निकालिए, 4 दिन में हम सब मिलकर जो उम्मीदवार खड़े हो गए उनके बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे और जो उसमें से सही है उसको ही वोट देंगे। इन 4 दिनों में क्या करना है, कैसे करना है, ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो ऐसा ब्रज किशोर द्वारा पूछने पर मास्टर जी ने बताया कि गांव-गांव जाकर हम हर एक उम्मीदवार का चरित्र, आचरण, उनकी योग्यता इस लायक है कि नहीं देखेंगे, जानकारी निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, सभी लोग अपने अपने जैसे हिसाब से वोट जिनको जो सही लगता है वो दे देंगे। लेकिन लोगों ने अपने अपने कामों की व्यस्तता बताई। हर कोई बोल रहा था कि मेरे पास समय नहीं है, बीमारी का किसी ने बहाना बनाया, किसी ने तबीयत खराब है ऐसा कहा, किसी ने ऑफिस जाना है ऐसा कहा, किसी ने मेरे घर कल ससुर आने वाले हैं ऐसा बहाना बनाया। मतलब आने वाले जो जो लोग मास्टर जी के घर में थे उन्होंने सब ने न आने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लिया। प्रोफेसर तो मेरे सिर में 2-4 दिनों से चक्कर आ रहा है ऐसा कहकर मुकरने लगे। अब सबकी बातें सुनकर मास्टर जी बहुत उदास हुए। उनको लगा कि चलो कोई नहीं आ रहा है तो ठीक से मैं अकेला जाऊंगा। सब लोग जाने के लिए खड़े हुए। मास्टर जी ने फिर कोशिश की और कहा कल से मैं इसी काम में लगता हूँ, सबको इस पर विचार करने के बारे में उन्होंने कहा कि रात भर इस पर विचार कीजिए, अगर सुबह किसी का मन बना तो मेरे साथ आप लोग आ सकते हो। फिर राजदेव चाय लेकर आया। सभी लोगों ने जल्दी जल्दी चाय पी। उनको मास्टर जी की बातें सुनना बहुत बोरिंग लग रहा था, वो सुनना नहीं चाह रहे थे और फिर जल्दी से जाने के लिए तैयार हुए। जाते समय भी वे चुपचाप नहीं जाते हैं, मास्टर जी पर एक साथ हंसते भी हैं। और अगले दिन मास्टर जी क्या करते हैं, सभी उम्मीदवारों के स्थायी आवास यानी निवास का पता ढूंढते हैं और हर एक के गांव, हर एक के घर या आसपास के पड़ोस वाले लोगों से जाकर उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब फिर बारी बारी से जाकर सबके बारे में जानकारी वे ढूंढने लगते हैं। उन्हें इस काम में बहुत कठिनाई हुई। कोई लोग भी उनको बोलना नहीं चाह रहा था, बताना नहीं चाह रहा था। 1-2 उम्मीदवार दूसरे प्रदेश के ही थे जिन्हें यहाँ आकर पार्टी ने खड़ा कर दिया था। फिर स्थानीय उम्मीदवारों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। आस पड़ोस के लोग कुछ बताने से हिचकिचाते थे तो कुछ आपको क्या काम है, आपकी बेटी देनी है क्या उनको, ऐसा कह रहे थे। क्योंकि इतनी जानकारी क्यों निकाल रहे। अक्सर समाज में ये धारणा बैठ जाती है कि हम शहानिशा उन्हीं बातों की करते हैं जिसके साथ हमें रिश्ता जोड़ना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मास्टर जी ने ये साबित करके दिखाया और बेटी की शादी नहीं करवानी है ऐसा कहा मास्टर जी ने। और शादी करवानी होती तो इतना टेंशन नहीं लेता, क्योंकि शादी एक से होती है और एक का ही जीवन यहाँ बर्बाद हो सकता है, लेकिन यहाँ पूरे समाज का जीवन बर्बाद होने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इतना टेंशन वो बेटी की शादी का भी नहीं लेते, ऐसा उन्होंने कहा। असंख्य लोगों का भविष्य जिस पर निर्भर करता है, इस बात का टेंशन आज भी समाज में नहीं लिया जाता, यहाँ मास्टर जी के द्वारा लिया जा रहा है। और ऐसा करते करते कितनी ही बार जाकर उन्होंने लोगों से मिलकर विनती करते हुए उनसे जानकारी हासिल की और सभी उम्मीदवार बेहद जैसे उनके चरित्र जैसे दागदार थे। एक के ऊपर 5 खून और कई मुकदमे जो बलात्कार के चल रहे थे। एक जो था, एक कुख्यात डाकू था, अभी उन्होंने वो थोड़ा सा बदला हुआ उसका चरित्र सामने आता है। एक तस्करी के मामले में जेल जाकर आया हुआ था। एक अनेक हरिजन बस्तियों को बार बार जलाने का रिकॉर्ड बना चुका था। एक बड़े रईस बाप का शराबी और निकृष्ट बेटा था। एक उम्मीदवार तो मास्टर जी के ससुराल का था, जिसके बारे में मास्टर जी सब कुछ जानते थे। रिश्ते में वो साला पड़ता था।
मास्टर जी इसके बाद बहुत चिंता में डूब गए कि अब इन्हीं उम्मीदवारों में से किसको वोट दिया जाए। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये तय किया कि डाकू रह चुका उम्मीदवार जो मोरन सिंह को ही हम वोट देंगे, यानी वो थोड़ा बाकी उम्मीदवारों से अच्छा है, पढ़ा लिखा है। उसे परिस्थितियों के कारण डाकू बना या डाकू उसको बनना पड़ा था। अब लग रहा था कि उसका हृदय परिवर्तन हो चुका है। इस तरह मास्टर जी सभी गांव वालों को मोरन सिंह को वोट देने के बारे में कहते हैं। लोग इनकी बात पर हंसते हैं, कहते कि तुम एक डाकू को वोट कैसे दे सकते हो, हम नहीं दे देंगे। तो इस बात का मजाक उड़ाया जाता है, लोग चुटकी भी लेने लगते हैं। मास्टर जी की बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। मास्टर एकदम अकेले पड़ रहे थे। घर के लोग भी उनके साथ कभी खड़े नहीं होते हैं। हर प्रताप नामक उम्मीदवार को सब लोग वोट देते हैं। जिस दिन मतदान का दिन था, उस मतदान के दिन में मास्टर जी बराबर सो तक नहीं पाए थे, क्योंकि बहुत उदास और चिंतित थे। वहाँ के अधिकारी यानी जब वे मतदान केंद्र में गए और वहाँ जाने के बाद उनका जब नंबर आया, उस नंबर के आगे पहले से ही टिक लगा हुआ था, अर्थात वहाँ के अधिकारी ने उनका वोट जो था वो पोल हो चुका, यानी उनका वोट किसी और ने ही कर दिया था पहले से ही, ऐसा कहा जा चुका था। अब मास्टर जी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब मास्टर जी सन्न रह गए। उनके साथ ऐसा क्रूर मजाक वहाँ किया गया था। ये कैसी यंत्रणा है, इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाजू में खड़े रहे उनके ही विद्यालय के जो पूर्व छात्र थे, वह उन पर हंस रहे थे। घर आने के बाद उनको बुखार आ गया। उन्होंने तय किया कि वे अभी कक्षा में नागरिक शास्त्र का पाठ नहीं पढ़ाएंगे और मताधिकार यानी नागरिक मताधिकार विषय तो कभी नहीं। मतदान के तीसरे दिन परिणाम की प्रतीक्षा हो रही थी। जैसा कि तय था, मास्टर जी का उम्मीदवार हार गया था और हर प्रताप जो नहीं आना चाहिए था वो जीत कर आया था। मास्टर जी दुखी हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब उनकी पत्नी के मन में अपराध बोध जागृत होता है, क्योंकि उसने भी अपने पति के विरोध में जाकर मतदान किया था उस हर प्रताप को। और उसी समय बर्बादी में उनका बेटा जो सुन रहा था, उसने आकर अपने पिता से कहा, पिताजी आपने मुझे क्यों नहीं पूछा कि मैंने किसको वोट दिया। पिताजी को लगा था कि बेटा हमेशा अपनी माँ के साथ सुर में सुर मिलाता है, तो शायद बेटे ने ही माँ के साथ मिलकर हरप्रताप को वोट दिया होगा, इसलिए उन्होंने पूछना सही नहीं समझा। फिर बेटे ने विश्वास दिलाकर कहा कि उसने अपना वोट मोरन सिंह को दिया है। तब मास्टर जी के चेहरे पर जो खुशी के भाव उमड़ने लगते हैं या जो दिखने लगते हैं, वे खुश हो गए और उनकी मुराद जैसे पूरी हो गई। उन्होंने राजदेव को गले लगा लिया। मास्टर जी के विश्वास को राजदेव ने टूटने नहीं दिया। उनकी चिंता को एक वारिस मिल गया था, उनके विचारों को एक वारिस मिल गया था। भले ही हर प्रताप सिंह जीत गया हो, लेकिन घर में मास्टर जी की जो पत्नी अकेली पड़ गई थी। हर प्रताप सिंह को जिसने वोट दिया था, घर में हर प्रताप हार गया था और मोरन सिंह जीत गया था, क्योंकि 2 वोट मोरन सिंह के मिल गए थे और माँ का अकेले का वोट हर प्रताप सिंह को मिल गया था। यानी घर में खुशी आ गई थी। और इसी खुशी में राजदेव कहता है कि जिंदाबाद। कहानी यहाँ पर समाप्त तो हो जाती है, लेकिन कहानी का अंत हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हम अंधे भक्त होकर जो दिखावटीपन है, चकाचौंध है, प्रचारों का जो दिखता है हमें, उसको ही हम वोट देकर निकल जाते हैं और इसमें सही व्यक्ति चुनकर नहीं आता और न जाने ऐसे कितने वोट गलत व्यक्ति के हिस्से में जाकर पड़ जाते हैं और इसी मतदान के कारण गलत व्यक्ति सत्ता पर बैठ जाता है और इसका भुगतना हमें पड़ता है। या हम ये कहेंगे कि हमारे अधिकारों का प्रयोग हम सही तरीके से करते हैं क्या, इसके ऊपर ये लिखी गई ये कहानी हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। लेखक ने भले ही इस कहानी को मनोरंजक बनाने के लिए भरकस प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन इस कहानी में जो उन्होंने जो प्रेरणा दी है, जो बोध दिया है,
हमें हर एक नागरिक होने के नाते इस कहानी को पढ़कर प्रेरणा लेनी चाहिए। और जब भी कभी इलेक्शन आता है, जिस किसी का इलेक्शन आता है, यानी संसद का हो, लोकसभा का हो, हमें वोट सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा एक वोट सामने वाले व्यक्ति को सत्ता पर बिठा देता है। इसका मतलब हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान हमें सही करना है, सुरक्षित करना है या बर्बाद करना है, इसको जैसे निर्धारित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नागरिक मताधिकार ये कहानी समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से नहीं देखनी है। कहानी वास्तविक जीवन में जैसे इसका अनुभव करने लायक है, तो वास्तविक जीवन को दर्शाने वाली ये कहानी मतदान के ऊपर लिखी गई आपको ज़रूर सुननी चाहिए और इसको पढ़नी भी चाहिए और अपने जीवन में इसका अमल भी करना चाहिए। ठीक है, तो जयनंदन द्वारा लिखित ये कहानी नागरिक मताधिकार यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम एक नए विषय को लेकर, एक नई कहानी या नई एक रचना को लेकर जल्द ही आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।